Hello students, my name is Manju Saraswat and I am here today with next topic, hunger, hardship and popular revolt. As we know about the chapter The Rise of Nationalism in Europe, we have already discussed about the age of revolution. We have discussed about the Greek war. We have discussed about the July Revolution and about the Romanticism, role of culture, role of languages. We knew about all these things in this chapter. So now we will know about the hunger, hardship and popular revolts. जहाँ एक तरफ नेशनलिज्म के लिए इतना स्ट्रगल हो रहा था, जहाँ नेशनलिज्म पर फोकस किया जा रहा था, जहाँ पॉलिटिकल सिचुएशन इस तरीके की थी, जहाँ लिबरलिज्म के थ्रू बहुत सारे चेंजेस लाए जा रहे थे कंट्री में, वहीं दूसरी तरफ कंट्री में क्या सिचुएशन थी, वहीं दूसरी तरफ किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था लोगों को, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, उसके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे. द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप. ये जो टाइम था 1830 वाला जो टाइम था, यूरोप में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप वाला टाइम था. इस समय लोगों को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी. द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ एन एनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन. यानी कि अगर आप फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखें कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द इकोनॉमिक हार्डशिप, तो फर्स्ट रीज़न वाज दैट कि क्या रीज़न था कि पॉपुलेशन जो थी 19th सेंचुरी के हाफ तक जो थी वो बहुत ज़्यादा एनॉर्मस, बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड हो चुकी थी. ठीक है. और नेक्स्ट क्या है कि इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर जॉब सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट. तो एम्प्लॉयमेंट जितना था उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जॉब सीकर्स जो थे उस टाइम पर वहाँ पर मौजूद थे. यानी कि कंट्री में जॉब सीकर्स जो थे वो बढ़ते जा रहे थे बजाय एम्प्लॉयमेंट के. एंड पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड. आपको और हमको पता है कि वहाँ पर जो था गांव से, कंट्री साइड एरिया से लोग जो थे शहरों की तरफ, क्राउडेड स्लम्स में रह रहे थे और वहाँ पर शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे थे. जैसे आपने देखा है ना कि यूपी बिहार से लोग जाते हैं, है ना. तो यहाँ हम इंडिया के एग्जांपल आपको दे रहे हैं. जैसे यूपी बिहार से लोग जाते हैं तो मुंबई साइड में जाके स्लम्स में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ीज़ में रहते हैं. ऐसे ही वहाँ क्या था कि कंट्री साइड से लोग जो थे माइग्रेट कर रहे थे सिटीज़ के लिए, और वो कहाँ पर रहने के लिए, ओवर क्राउडेड स्लम्स में. स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स. जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे कहाँ पर, टाउन्स में, वर ऑफन फेस्ड. उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करनी पड़ रही थी क्योंकि ये जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, उस समय टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो थी ज़्यादा चलन में थी. तो यहाँ पर जो चीप मशीन मेड गुड्स जो था वो जो इंग्लैंड से आता था, उससे वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको हो रही थी. क्योंकि जो इम्पोर्ट किया हुआ सामान था ना, जो मशीन मेड वर्क जो ला रहे थे, जो सामान ला रहे थे, मशीन मेड वर्क जो मटेरियल आ रहा था इंग्लैंड से, उसकी वजह से जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन, जो स्टिफ कंपटीशन थी वो उनको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही थी. वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस देन ऑन द कॉन्टिनेंट. और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो और ज़्यादा क्या था, एडवांस था कॉन्टिनेंट की अपेक्षा वहाँ पर. दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन. और ये जो था किस मैटर में था, मैंने अभी आपको बताया कि ऑलरेडी टेक्सटाइल प्रोडक्शन वॉज देयर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज इंक्रीजिंग दैट टाइम एंड विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम. और जो ये हमको पता है कि ज़्यादातर जो है वर्कशॉप्स कहाँ से चलाई जा रही थी, घरों से चलाई जा रही थी. एंड वॉज ओनली पार्टली जो मैकेनाइज्ड थी. ठीक है. एंड in those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power. और ये जो कुछ रीजन्स थे वहाँ पर क्या था कि एरिस्टोक्रेसी क्या कर रही थी, अब भी, आज भी, यानी कि उस टाइम तक जो थी
वो एंजॉय कर रही थी अपनी पावर को। एरिस्टोक्रेसी जो थे, आपको पता ही है, स्टार्टिंग में बताया चैप्टर में कि उन लोगों के हाथ में पावर्स थी और वो लेकिन स्मॉल नंबर में थे, है ना, स्मॉल ग्रुप था वो, लेकिन उनके हाथ में पावर्स थी और जो वर्क करता था वो पीजेंट्री ग्रुप था। तो अभी भी एरिस्टोक्रेसी जो थे वो क्या कर रहे थे, वो जो थे अपनी पावर को एंजॉय कर रहे थे, है ना। और जो इन peasants struggled under the burden of the feudal dues and obligations। और ये हम ऑलरेडी जानते ही हैं कि उस समय फ्यूडल सिस्टम भी था और ऑब्लिगेशंस यानी कि वो उनके लिए क्या करते थे, वो जो एरिस्टोक्रेसीज थी उनको वो फ्री सर्विसेज दिया करते थे। फ्यूडल ड्यूज़ उनको कर वगैरह के रूप में जो शुल्क दिया करते थे, है ना, क्योंकि उनकी ज़मीनों पर वो वर्क किया करते थे। तो वो जो थे उन फ्यूडल ड्यूज़ के तले दबे हुए थे जो पीजेंट्स थे। द राइज ऑफ फूड प्राइजेज ऑफ अ ईयर और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट। वो जो टाइम ड्यूरेशन था उस समय जो हार्वेस्ट थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बैड हार्वेस्ट का टाइम था। और प्राइस जो था उसका राइज, जो फूड का जो प्राइस था वो कैसा हो गया, जब आपको पता ही है ये सिचुएशन कि होता क्या है कि जब बैड हार्वेस्ट होती है फूड शॉर्टेज हो जाती है, और फूड शॉर्टेज जब होती है तो प्राइस राइज होता है ना। तो ये प्राइस राइज भी उस टाइम पर एक सिचुएशन थी जो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। तो यहाँ पर ये कितने पॉइंट्स हो चुके हैं, आप देखेंगे कि स्मॉल जो वर्कशॉप्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है ना। और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। और एक है जॉब सीकर्स बहुत ज़्यादा हैं बजाय एम्प्लॉयमेंट के। और जो इंक्रीज़ हुई है पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। और जो पीजेंट्स हैं वो उनको फ्यूडल ड्यूज़ वगैरह पे करने पड़ते हैं। और जो प्राइस राइज की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी बिकॉज बैड हार्वेस्ट की वजह से फूड शॉर्टेज थी, जिसकी वजह से क्या था, बैड हार्वेस्ट होने की वजह से वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉवर्टी। पॉपुलिज्म यानी कि बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी थी, टाउन में, कंट्री में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी ड्यू टू द बैड हार्वेस्ट। द ईयर 1848 वॉज वन सच ईयर। ऐसे ही जैसे 1830 में ये इकोनॉमिक हार्डशिप आई, ऐसे ही 1848 जो ईयर है वो भी कुछ ऐसा ही ईयर था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हुई, फूड शॉर्टेज थी, अनएम्प्लॉयमेंट, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट बॉट द पॉपुलेशन। और बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से जो पॉपुलेशन थी वो पेरिस की सड़कों पर आ गई थी। जो बेरोजगारी की वजह से, खाने पीने की कमी की वजह से लोग कहाँ पर उतर आए थे, सड़कों पर उतर आए थे। तो बैरिकेड्स जो थे वो लगा दिए गए थे, है ना। और जो लुइस फिलिप थे, आपको पता ही है, लुइस फिलिप लिबरल्स के द्वारा जो इम्पोज की गई थी, है ना, नेशनल असेंबली के द्वारा। तो यहाँ पर क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के जो हेड बनाए गए थे लुइस फिलिप। अब वो क्या हो गई, वहाँ की सिचुएशन को देखकर वो भाग खड़े हुए, हो ना, उनको भागने पर मजबूर होना पड़ा। तो अब सिचुएशन क्या थी कि जो नेशनल असेंबली थी उसने क्या कर दिया, नेशनल असेंबली ने जो रिपब्लिक की प्रोक्लेम यानी कि घोषणा कर दी। एंड ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल। और सभी लोगों को, जितने भी मेल मेंबर थे जो 21 ईयर्स से अबव थे, उन सभी को राइट टू वोट, राइट टू वर्क, है ना, वो दे दिए। लोगों को क्या दे दिया, राइट टू वोट एंड राइट टू वर्क दे दिया। एंड नेशनल वर्कशॉप्स भी सेटअप की गई जिससे कि लोगों को वर्क प्रोवाइड कराया जा सके, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जा सके। अर्लियर इस पहले जो सिचुएशन थी, इससे पहले क्या हुआ था, जब ये नेशनल असेंबली ने ऐसा किया तो इससे पहले 1845 में क्या हुआ था कि स्लेसिया जो जगह है वहाँ पर क्या हुआ है कि वीवर्स का एक रिवॉल्ट हुआ। 1845 में क्या हुआ, वीवर्स का एक रिवॉल्ट हुआ। आपको पता है ना वीवर्स कौन होते हैं, जो टेक्सटाइल में वो उसको बुनकर जो होते हैं, जो वीविंग का काम करते हैं। इन स्लेसिया हैड लेड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर। एक कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना बीच में, जो कि कॉन्ट्रैक्ट देते हैं वर्कर्स को, वीवर्स को, सामान बनाने के लिए उनको मनी प्रोवाइड कराते हैं। और फिर वो कॉन्ट्रैक्टर उस सामान को, जो मटेरियल होता है उसको ले जाके क्या ट्रेडर्स को सेल कर देते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं इनको वर्क का, तो ये जो वीवर्स की इन कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ फाइट हुई थी, स्लेसिया में रिवॉल्ट हुआ था। तो ये हुआ क्या था कि हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल। तो ये कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वीवर्स को क्या प्रोवाइड कराते थे,
रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते थे एंड गेव देम ऑर्डर फॉर फिनिश्ड टेक्सटाइल, और उनको कपड़ा बनाने के लिए ऑर्डर दिया करते थे। बट द ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड देयर पेमेंट, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया था, उनका पेमेंट जो है वो रिड्यूस कर दिया था, जबकि उनसे वो जो मटेरियल की डिमांड किया करते थे वो फिनिश्ड गुड की डिमांड कर रहे थे, और उनसे मटेरियल जो था उनका क्या कर दिया था, वो बनवाया जा रहा था, लेकिन उनसे उनका जो पेमेंट था वो कम कर दिया था, रेट कम कर दिया था। तो यहाँ पर ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये पोर्शन, ये याद रखिए कि ये स्लेसियर रिवॉल्ट है, और ज़्यादा नहीं तो मतलब ये कभी कब हुआ, रीज़न क्या था, तो ये पूछा जा सकता है, तो आप इसको फोकस करिएगा। The journalist Wilhelm described the events in Schlesien village as follows। तो यहाँ पर एक जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया है, एक गांव की एक सिचुएशन दिखाई है कि एक्चुअली स्लेसिया में जो रिवॉल्ट हुआ था उसका एक सीन इन्होंने यहाँ पर दिखाया है कि हुआ क्या है। कि इन दीज विलेज, लगभग इन गांव में कितने थे, 18,000 जो लोग थे, है ना, जो रहने वाले जो लोग थे, आबादी जो थी वो कितनी लगभग थी, 18,000 आबादी वाले थे, एंड रहने वाले लोग जो थे, और कॉटन वीविंग इन द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन, है ना, कि कॉटन वीविंग बुनकर जो थे लगभग इतने थे 18,000 के आसपास। एंड द मिसरी ऑफ द वर्कर्स इज एक्सट्रीम, मिसरी यानी कि यहाँ पर जो था इनका जो दुख था, इनकी जो हालत थी वो बहुत ख़राब थी, है ना। द डेस्परेट नीड फॉर जॉब हैज़ बीन टेकन एडवांटेज, यानी कि जो क्या थे, ये इनके पास वर्क नहीं था तो ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे किसके लिए, काम के लिए, कि उनको कुछ भी काम दिया जाए, कैसे भी काम दिया जाए। तो इस चीज़ का कॉन्ट्रैक्टर ने एडवांटेज उठाया, एडवांटेज लिया, और उन्होंने क्या किया कि इन लोगों के जो प्राइस थे वो कम कर दिए। ये हमको पता ही है अच्छे से कि जब कोई चीज़ क्वांटिटी में ज़्यादा होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसके रेट कम हो जाते हैं। तो जो वीवर्स थे वो माइग्रेट कर चुके थे ना सिटीज़ से, तो वो बहुत ज़्यादा संख्या में मौजूद थे, तो इसीलिए अब वर्क कम था और वीवर्स बहुत ज़्यादा थे, तो जो जॉब सीकर्स बहुत ज़्यादा थे, तो इसके लिए अब कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा क्या कर दिया गया, वो उनकी जो पेमेंट थी, उनका जो दाम था, उनका जो प्राइस था, वो क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, है ना। जो उनको ऑर्डर दिया जाता था वो उस काम के जो कीमत थी वो क्या कर दी गई, वो गिरा दी गई। तो यहीं पर एक सिचुएशन वो दिखाते हैं कि क्या हुआ है। तो यहाँ पर आप सीन में भी देख सकते हैं कि इस तरीके की सिचुएशन थी कि वहाँ पर एक गांव की सिचुएशन दिखाई है कि किस तरीके से वहाँ एक दोपहर का टाइम ले लिया गया था कि 4 जून को 4 जून को वहाँ पर 2 बजे के करीब बहुत भारी भीड़ जो थी वो कॉन्ट्रैक्टर के उसमें मेशन में घुस गई, और किस तरीके से उन्होंने अफरा तफरी और तोड़ फोड़ मचाई थी वहाँ। तो वो सिचुएशन जो है इन्होंने वहाँ पर बताई हुई है कि लेकिन फिर लास्ट में होता क्या है कि ये जो रिवॉल्ट होता है उसमें बहुत लगभग जो 11 वीवर्स हैं उनको लास्ट में गोली मार दी जाती है ना, मार दिया जाता है। तो वहीं अब हम दूसरी तरफ जो देखते हैं, ये तो रही इकोनॉमिक हार्डशिप की सिचुएशन, इकोनॉमिक हार्डशिप की सिचुएशन रही। अब हम ये देखेंगे कि जो लिबरल्स ने वहीं दूसरी तरफ रिवॉल्ट हो रहा है, तो वो किस तरीके का रिवॉल्ट हो रहा है, क्या सिचुएशन है, पॉलिटिकली क्या सिचुएशन चल रही है। तो 1848 में, कब, 1848 में क्या होता है, पैरेलल टू द रिवॉल्ट ऑफ द पुअर, यानी कि जहाँ पर एक तरीके से गरीबों का जो रिवॉल्ट चल रहा था उसी के साथ साथ अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज इन द ईयर 1848 में, यानी कि बहुत सारे यूरोपियन के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वर्कर्स, पीजेंट्स और अनएम्प्लॉयड पर्सन के द्वारा जो भी रिवॉल्ट चल रहा था, रिवॉल्ट ऑफ द पुअर, है ना, जो रिवॉल्ट चल रहा था, अ रिवॉल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लासेस वॉज अंडर वे। उसके साथ साथ जो था एक रिवॉल्ट भी चल रहा था जो कि एजुकेटेड लोगों के द्वारा चलाया जा रहा था। एन इवेंट ऑफ फरवरी 1848, और यहाँ पर कौन से एक इवेंट की बात की जा रही है, 1848 में इन फ्रांस हैड ब्रॉट अबाउट द एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क। और एक ये जो फरवरी में इस तरीके के जो रिवॉल्ट हुए हैं
उसकी वजह से क्या हुआ है कि मोनार्क को अपनी जो राजगद्दी है यानी अपना जो सिंहासन है वो क्या करना पड़ा है, वो छोड़ना पड़ा है, राजा को छोड़ना पड़ा है, यानी कि मोनार्क को त्यागपत्र देना पड़ा है। एंड अ रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज, जैसा कि आपको पता ही है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बताया था इससे पहले वाले पैराग्राफ में कि नेशनल असेंबली ने क्या कर दिया था, नेशनल असेंबली ने 21 ईयर्स के जितने भी मेल थे उन सबको राइट टू वोट ग्रांटेड कर दिया था, है ना। तो यहाँ पे सफरेज मतलब राइट टू वोट की हम बात कर रहे हैं। अ रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड, ये तो हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट डिड नॉट येट एग्जिस्ट, लेकिन इस सब के बावजूद भी अभी इतना जो लिबरल्स के द्वारा इतना जो ज़्यादा जो रिवॉल्यूशन जो चल रहे हैं, इसके बावजूद कुछ ऐसे भी हैं जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, एस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जो है यहाँ पर अभी नेशन स्टेट नहीं बने हैं, है ना। तो मैन एंड वीमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लासेस क्लेम्ड देयर डिमांड, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो मैन और वीमेन क्या है वो क्या कर रहे हैं, वो किसकी मांग कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की मांग कर रहे हैं, है ना। किसके साथ, नेशनल यूनिफिकेशन, यानी एक तरफ वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की मांग कर रहे हैं लेकिन नेशन यूनिफिकेशन की भी मांग कर रहे हैं। दे टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट, यहाँ पर उन्होंने किस चीज़ का एडवांटेज लिया, यानी कि जहाँ एक तरफ इतनी आपाधापी मची हुई थी, जहाँ पर लोगों में अनरेस्ट यानी कि लोग नाराज़ थे, इसका फ़ायदा उठाया लिबरल्स ने, और उन्होंने किसकी डिमांड, क्रिएशन की मांग की, उन्होंने एक नेशन स्टेट की क्रिएशन की मांग की, उन्होंने नेशन स्टेट के क्रिएशन की मांग की ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल। किसके, ये जो नेशन स्टेट होना चाहिए ये किस पर बेस्ड होना चाहिए, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने एक ऐसे नेशन स्टेट की मांग की जब पॉपुलर अनरेस्ट जो कंट्री में जो कंडीशन चल रही थी, लोगों में असंतोष वाली कंडीशन चल रही थी, लोगों में इस तरीके की आपाधापी या रिवॉल्ट्स चल रहे थे, उस टाइम पर लिबरल्स ने जो फ़ायदा उठाया सिचुएशन का, और उन्होंने एक ऐसे नेशन स्टेट की मांग की जो कि किस पर आधारित हो, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पर आधारित हो, जैसे कि अ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ द एसोसिएशन, यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पर आधारित हो, यानी कि एक संविधान भी हो और फ्रीडम ऑफ प्रेस भी हो, यानी कि किसको, प्रेस को भी फ्रीडम मिलनी चाहिए, और एसोसिएशन की भी फ्रीडम हो, यानी कि संगठन बनाने की भी क्या हो, फ्रीडम हो। ठीक है। अब इन द जर्मन रीजन अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, अब क्या हुआ, जर्मन रीजन में बहुत ज़्यादा संख्या में क्या बने, पॉलिटिकल एसोसिएशन बने, हुज मेंबर वर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स। अच्छा, इन जो एसोसिएशन, ये जो संगठन बने थे, इन संगठन के मेंबर कौन थे, मिडिल क्लास के लोग थे, जैसे प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन एंड द प्रॉस्पेरस आर्टिसंस केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। ये क्या हुए, ये सभी जो फ्रैंकफर्ट सिटी है वहाँ पर ये क्या हुए, ये सभी उस शहर में मिले, और यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, और इन सभी ने मिलकर क्या डिसाइड किया कि ये किसको वोट करेंगे, जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करेंगे। और 18 मई 1848 को लगभग कितने, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि अभी चुनने के बाद क्या कर लिए गए, ये चुन लिए गए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और फिर ये मोना इन अ फेस्टिव प्रोसेसन, है ना, ये क्या हुए, ये इसमें बड़ा सज धज के टू टेक द देयर प्लेस, अपना प्लेस लेने के लिए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो है ये इन्होंने क्या किया, वहाँ पर ये गए अपना क्या लेने के लिए, उस संसद में, पार्लियामेंट में ये अपना लेने के लिए, क्या लेने के लिए गए। और ये जो संविधान था, यानी कि ये जो संसद थी, ये कहाँ पर बनाई गई थी, ये एक चर्च को बनाया गया था, सेंट पॉल चर्च को बनाया गया था, यानी कि पार्लियामेंट जो थी वो कहाँ पर आयोजित की गई थी, सेंट पॉल चर्च में। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर क्या बनाया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया फॉर जर्मन नेशन टू बी हेडेड। और अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो इट मीन्स डेफिनेटली दे हैव डिसाइडेड द
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होने का मतलब ये होता है कि मोनार्की को फुल फ्रीडम नहीं होती है। यहाँ पर मोनार्की को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है ना। तो दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। तो यहाँ पर ये किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि एक ऐसे नेशन की बात कर रहे हैं जो कि किसके अंडर कंट्रोल होगा? ये एक पार्लियामेंट के अंडर कंट्रोल वर्क करेगा। ठीक है। व्हेन द डेपुटीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन दीज टर्म्स टू फेडरिक वेलफोर्ड, यहाँ पर फिर उन्होंने इस तरीके इसका हेड बनाने के लिए, यानी कि ऐसी मोनार्की जो कि कंट्रोल किसके द्वारा होगी? पार्लियामेंट के द्वारा, है ना। और इसका एक संविधान होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो उसके जो मोनार्क यानी कि राजा के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर्स रह नहीं जाती हैं। तो जब इसका जो क्राउन है, यानी कि यहाँ पर जो इसको विल्हेम फोर्थ को जब फेडरिक विलियम फोर्थ को जब उसका क्राउन यानी कि राजा बनने का जब ऑफर दिया गया, यहाँ पर आप इनका नेम को थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए अपने पास, क्योंकि ये 1 नंबर में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, है ना, कि किसने रिजेक्ट कर दिया था या किसको ऑफर किया गया था, है ना। तो विलियम फोर्थ किंग ऑफ द प्रूशिया, ये प्रूशिया के किंग को ये ऑफर दिया गया, बट लेकिन उन्होंने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया, वहाँ का किंग बनने से रिजेक्ट कर दिया। ही रिजेक्टेड इट एंड जॉइंड अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, और उन्होंने उन सब राजाओं को ज्वाइन कर लिया था जो लोग इलेक्टेड असेंबली का विरोध कर रहे थे। वाइल द अपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रोंगर, अब जब इनका विरोध बहुत ज़्यादा होने लग गया था, इनका अपोजिशन ज़्यादा होने लग गया था, किसका लोग इसके इसमें अपोजिशन में ज़्यादा आ गए थे, किसकी? एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री। तो ये अब इनका बहुत ज़्यादा लोग विरोध करने लगे थे, है ना। तो जब इनका विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ता गया तो क्या हुआ? द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड। तो वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो पार्लियामेंट था, है ना, उसका लोगों पर एक तरीके से उसका बेस जो है वो कमज़ोर होने लगा, उसका सोशल बेस जो है वो कमज़ोर होने लगा। एंड द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास, और जो ये जो पार्लियामेंट थी ये किसके द्वारा डोमिनेटेड, यानी पार्लियामेंट में किसका ज़्यादा बोलबाला था, किसका प्रभुत्व था, किसके द्वारा हैंडल की जा रही थी? दैट वाज द मिडिल क्लास हु रेस्टेड द डिमांड्स, है ना। तो इन्होंने रेसिस्टेड द डिमांड्स, इन्होंने क्या कर दिया था? जो पार्लियामेंट जो थी दैट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास, लेकिन ये मिडिल क्लास ने वर्कर्स और आर्टिशंस की जो डिमांड्स थी, है ना, उनको क्या कर दिया? इन्होंने उनका विरोध किया, है ना। तो इसकी वजह से इन लोगों ने इनको मिडिल क्लास को अपना जो सपोर्ट था वो नहीं दिया, क्योंकि जब मिडिल क्लास ने जो कि नेशनल इसमें अपना वो कर रही थी, जो मिडिल क्लास जो थी वो पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड थी, और इन्होंने वर्कर्स और आर्टिशंस की जो डिमांड थी उसको इन्होंने क्या कर दिया? ठुकरा दिया। तो वहीं वर्कर्स और आर्टिशंस की जो सपोर्ट मिल रही थी वो अब क्या हो गई? वो बंद हो गई। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन, और फिर लास्ट में क्या बुलाए गए? ट्रूप्स, यहाँ पे सेना की टुकड़ी की बात की जा रही है, ट्रूप्स बुलाए गए, सेना की टुकड़ी बुलाई गई, और असेंबली वॉज फोर्स्ड टू डिसबैंड, और यहाँ पर असेंबली को क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ठीक है। तो ये जो सिचुएशन आपने देखी ये कहाँ पर है? ये जर्मन की सिचुएशन है। तो अभी हमने इससे पहले वाले पैराग्राफ में ये भी देखा था कि अभी ये नेशन स्टेट नहीं बने थे, तो नेशन स्टेट बनने से पहले किस किस तरीके का स्ट्रगल करना पड़ा है, और किसको मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के लिए कोशिश की जा रही है, और फिर किस तरीके से सरकारें बन रही हैं, फिर बिगड़ रही हैं, फिर क्या सिचुएशन हो रही है। तो उसी में हम देखेंगे कि आगे क्या सिचुएशन है कि द इशू एक्सटेंडेड पॉलिटिकल राइट्स, है ना, और टू विमेन एज अ कंट्रोवर्शियल। तो ये सिचुएशन तो हमने देख ही ली। अब इसके बाद क्या है कि जो पॉलिटिकल राइट्स हैं किसके? विमेन के। तो वो कैसे वो एक ऐसा कैसा मुद्दा है? द इशू ऑफ एक्सटेंडेड पॉलिटिकल राइट्स, यानी कि
जो पॉलिटिकल राइट्स को बढ़ाए जाने वाला जो मुद्दा है किसके लिए, महिलाओं का जो है, वो हमेशा से कैसा रहा है, कंट्रोवर्शियल ही रहा है। एंड वन विद इन द लिबरल मूवमेंट, ये एक लिबरल मूवमेंट का भी ये एक हिस्सा रहा है। तो इसमें क्या है, इन विच लार्ज नंबर ऑफ वीमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर। तो यहाँ पर क्या हमने जो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि यानी कि लिबरल्स का जो मूवमेंट रहा है, लिबरल्स के मूवमेंट में जो लेडीज़ हैं, है ना, उन्होंने भी क्या किया है, जो उनके पॉलिटिकल राइट्स को पाने के लिए, यानी कि जो पॉलिटिकल राइट्स लेडीज़ को देना हमेशा से ही इसमें क्या रहा है, एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा संख्या में लेडीज़ ने क्या है, पार्टिसिपेट किया है ना। तो विमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, महिलाओं ने क्या बनाए हैं, उनके राजनीतिक संगठन यानी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए हैं, उन्होंने न्यूज़पेपर्स अपने फाउंडेड किए हैं, और उन्होंने पॉलिटिकल जो मीटिंग्स हुई हैं और डेमोन्स्ट्रेट हुए हैं, है ना, तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया है, वहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट किया है ना। प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन जो हुए हैं, वहाँ पर भी इन्होंने क्या किया है, बहुत ज़्यादा पार्ट लिया है। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड, बावजूद इसके, इन सब पार्टिसिपेशन के बावजूद, उनकी इस एक्टिव रहने के बावजूद भी, जो इलेक्शंस हुए हैं, ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली, है ना, ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली, सफरिंग सरफेस राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली, है ना, और उनको ये राइट्स देने से क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया। यानी कि इस सब के बावजूद भी, डिस्पाइट दे वर डिनाइड सफरेज राइट्स, उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए। जब इलेक्शंस हुए तो उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए। When the Frankfurt Parliament convened in Church of St. Paul, और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जब जो कि सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी, women were admitted only as observers to stand in visitors gallery, यानी कि उनको केवल इतनी परमिशन मिली थी कि वो वहाँ पर क्या हो सकती थी, वो केवल वहाँ पर ऑब्जर्वर के तौर पे खड़ी हो सकती थी, है ना। विमेन वर एडमिटेड ओनली एज द ऑब्जर्वर टू अटेंड द विजिटर्स गैलरी, तो वो वहाँ पर केवल क्या हो सकती थी, केवल खड़ी हो सकती थी। थ्रू द कंजर्वेटिव फोर्स वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट इन 1848। अब ये कंजर्वेटिव्स जो थे वो क्या थे, लिबरल्स, यानी कि 1848 में जितने भी लिबरल्स मूवमेंट हुए, है ना, उनको क्या कर दिया गया, वो उनको दबा दिया गया, है ना। थ्रू द कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा लिबरल्स मूवमेंट को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, है ना, लेकिन वो क्या नहीं कर पाए, अपना जो पुराना सिस्टम था उसको वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, रिस्टोर नहीं कर पाए। मोनार्क्स वर बिगिनिंग टू रियलाइज, अब मोनार्क्स को ये रियलाइज होने लगा था दैट द साइकिल ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ रिप्रेस कुड ओनली बी एंडेड बाई ग्रांटेड कंसेशन, कि भाई वो केवल तभी कंटिन्यू कर सकते हैं, मोनार्क्स यानी राजाओं को भी ये रियलाइज़ होने लगा था कि जो रिप्रेशन और ये जो रिवॉल्यूशन का ये जो साइकिल चल रहा है ना, तो ये क्या कर सकते हैं, अब ये इनको ये चीज़ें समझ में आने लगी थी कि इनको क्या करना पड़ेगा, कि इनको कुछ तो कंसेशन देना पड़ेगा, इन सारे जो रेवोल्यूशंस और रिप्रेशंस को दबाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, इनको कंसेशंस देना पड़ेगा, किसको, लिबरल नेशनलिस्ट को, रेवोल्यूशनरीज को। इस तरीके से हेंस इन द ईयर्स आफ्टर 1848 के बाद ऑटोक्रेटिक मोनार्की ने 1848 के बाद ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बिगेन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस, उन्होंने कुछ चेंजेस किए, कि चेंजेस करना शुरू किए, इंट्रोड्यूस करने शुरू किए,
जो कि चेंजेस ऑलरेडी 1815 के बाद वेस्टर्न यूरोप में पहले ही हो चुके थे। जैसे किस प्रकार के चेंजेस थे, जैसे सर्फडोम और बॉन्डेड लेबर जो थी, यानी बंधुआ मजदूर और जो दास प्रथा जो हुआ करती थी, है ना, फ्यूडल सिस्टम के साथ साथ, तो वो जो था ये सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया। दोनों ने कर दिया, किसने, हैब्सबर्ग डोमिनियंस ने एंड रशिया ने, है ना, रशिया ने और हैब्सबर्ग के जितने भी टेरिटरीज या हैब्सबर्ग के जितने भी पार्ट्स थे वहाँ पर क्या कर दिया गया, सर्फडोम और बॉन्डेड लेबर को एबॉलिश कर दिया गया। तो जो हैब्सबर्ग रूलर जो थे उन्होंने भी जो हंगेरियन थे इन 1867 में उनको क्या बना दिया, उनको मोर ऑटोनॉमी, यानी कि उनको क्या दे दी थी, उनको कुछ छूटें दे दी थी, है ना, तो उनको और ज़्यादा क्या दे दी थी, फ्रीडम दे दी थी, मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1867। तो ये कुछ चेंजेस किए गए थे, ये कुछ चेंजेस हुए थे यहाँ पे। जो लिबरल्स थे इस तरीके से उनको कुछ हद तक सक्सेस मिली थी। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि सेकंड पार्ट जो है, और जो इस चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, किस तरीके से जर्मनी एंड इटली नेशन कंट्री बने, वहीं ब्रिटेन की भी स्ट्रेंज केस है, एंड विजुअलाइजिंग द नेशन को किस तरीके से देखा जाता था, एंड द नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, and a summary of the chapter, because we are dividing this chapter into 2 weeks, so that's why we will give you in the summary of the chapter in the last also. So watch in next video and please subscribe this channel. Thanks for watching.